काली बदसूरत बेटी का हैंडसम पति। माँ देखो ना, ये आंटी मुझे देखकर बेहोश हो गई। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। हाँ, लेडीज का नाम सुनते ही आपको तो बुढ़ापे में भी जवानी आ जाती है। आप यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ सुबह सुबह कौन आई है। अरे बेटी, जा भागकर जल्दी से पानी ले आ। ये तो मेरी बचपन की दोस्त चारुलता है। चारुलता, उठ, तू बेहोश कैसे हो गई? आ, अंदर चल। अरे बहन, पहले ये बता, तेरे घर में ये काली बत्ती सी बदसूरत लड़की कौन है? अरे ये मेरी बेटी रोशनी है। क्या रोशनी? रोशनी एकदम से इतने अंधेरे में कैसे बदल गई? मेरा मतलब है, ये एकदम से इतनी काली और बदसूरत कैसे हो गई? इसको देखकर एकदम से तो मैं डर गई और बेहोश हो गई। कोई इतना बदसूरत कैसे हो सकता है? सब नसीब का खेल है चारुलता। लेकिन मैंने जब इसे बचपन में देखा था तब तो ये बड़ी सुंदर थी और इसके बाल भी लंबे थे। फिर अचानक से ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं बहन, कहते हैं ना, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। पिछले साल घर में आग लग गई थी, उसी में रोशनी का चेहरा जलकर ऐसा हो गया। खैर तू वो सब छोड़, ये बता कैसे आना हुआ? आई तो मैं तेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर थी, लेकिन अब इसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई इससे शादी भी करेगा। बुरा मत मानना बहन, लेकिन यही इस जमाने की सच्चाई है। और हो सके तो इसे घर के अंदर ही रखा कर, वरना अच्छे खासे इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। इतना बोलकर चारुलता वहाँ से चली जाती है। रोशनी को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसे अब हर रोज ही ऐसे ताने सुनने को मिलता था। ऐसे ही रोशनी की अब शादी की उम्र निकलती जा रही थी। उसके लिए जितने भी रिश्ते आते, सब उसकी काली शक्ल देखकर मना करके चले जाते थे। माँ, पापा, आप लोग ऐसे परेशान मत होइए, शायद मेरे नसीब में शादी लिखा ही नहीं है। ऐसे कैसे नहीं लिखा? भगवान ने चाहा तो मेरी लाडो रानी एक दिन अपने घर में जरूर जाएगी। ये सुनकर रोशनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। भगवान जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे एकदम से इतना बदसूरत बना दिया? मेरी वजह से मेरे माँ पापा को भी हर किसी से ताने सुनने पड़ते हैं। ऐसे ही काफी दिन बीत जाता है। काफी दिनों बाद एक बहुत ही अच्छे घर से रोशनी के लिए रिश्ता आता है। लड़का दूर शहर का था, उसे रोशनी के बारे में कुछ नहीं पता था। माँ, ये सही नहीं है माँ, ये धोखा है। कोई धोखा नहीं है बेटी, आजकल सभी मेकअप करके सुंदर बनते हैं। ये रिश्ता बहुत ही मुश्किल से हाथ लगा है। अगर ये हाथ से निकल गया ना, फिर कभी तेरी शादी नहीं होगी। नहीं माँ, ये ऐसे मेकअप से बदसूरती को छुपाकर किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तभी रोशनी की नजर टेबल पर रखे तस्वीर पर जाती है। राजवीर तो बचपन में मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता था। अब कितना हैंडसम लग रहा है। राजवीर तो मेरा बचपन का बहुत ही अच्छा दोस्त है। क्या सोच रही हो बेटी? बाहर चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद रोशनी अच्छे से मेकअप करके अपनी बदसूरती को मेकअप के पीछे छुपाकर सबके सामने आती है। रोशनी, तो तुझे बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए मुझे गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। और किस्मत देखो, किस्मत ने फिर से हमें हमेशा हमेशा के लिए मिला दिया। हाँ राजवीर जी, तुम आज भी उतनी खूबसूरत और भोली हो। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और फिर कुछ ही दिनों में राजवीर और रोशनी की शादी हो जाती है। अरे बहू, क्या कर रही हो? कितना समय लगाओगी? जल्दी बाहर आओ, सब मुंह दिखाई के लिए तेरा इंतजार कर रहे हैं। रोशनी जल्दी जल्दी अपना मेकअप करने लगती है। हे भगवान, अगर किसी ने मुझे बिना मेकअप का देख लिया फिर तो न जाने क्या ही हो जाएगा। हाँ माँ जी, बस आई, बस कपड़े पहन रही हूँ। उसके बाद रोशनी पूरे शरीर पर अच्छे से मेकअप करके बाहर आती है। अरे सुशीला, बहू तो तूने लाखों में एक चुना है। बहुत ही सुंदर है तुम्हारी बहू, लाखों में एक। हाँ सुशीला, जैसा राजकुमार सा बेटा है तुम्हारा, वैसा ही राजकुमारी मिली है। एकदम राम सीता की जोड़ी है।
जैसे जैसे लोग रोशनी की तारीफ कर रहे थे, रोशनी की घबराहट और बढ़ रही थी। अगले दिन सुबह रोशनी बाथरूम में नहा रही थी, तभी राजवीर कहता है, अरे भाई कितने देर तक नहाओगी? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लंच पैक कर देना। हे भगवान, अब तो मैं गई। बाथरूम में तो मैं मेकअप लेकर भी नहीं आई हूँ। अगर इस हालत में राजवीर जी ने मुझे देख लिया, फिर न जाने कैसा अनर्थ हो जाएगा। हे भगवान, अब तुम ही मेरी मदद करो। आज मैं राजवीर जी को सब सच बता दूंगी। उसके बाद रोशनी जैसे ही बाथरूम से आती है, तुम कौन हो और रोशनी कहाँ है? राजवीर जी, मैं ही आपकी रोशनी हूँ। क्या तुम रोशनी हो? हाँ, जल्दी आओ। ये देखो, हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं इस काली बदसूरत लड़की के साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। हाँ बेटा, और हम अब इसके साथ साथ इसके घर वालों पर भी धोखाधड़ी का केस करेंगे। राजवीर जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मत करिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं आपके बिना मर जाऊंगी। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं बचपन से ऐसे नहीं थी। एक हादसे में मेरी ये हालत हो गई। मुझे अपने से दूर मत करिए। रोशनी नींद में जोर जोर से ये सब बड़बड़ा रही थी। रोशनी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये लो, पानी पियो। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। हाँ, बहुत ही बुरा सपना था। राजवीर जी, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? बोलिए ना। हाँ बाबा, बचपन से मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। मुझे हमेशा से तुम जैसी परी से ही शादी करनी थी। और देखो, आज सुंदर सी बीवी मेरे साथ है। मेरे पूरे दोस्तों में किसी की बीवी तुम्हारे जितना सुंदर नहीं है। राजवीर के जाने के बाद रोशनी अपनी माँ को फोन करती है। माँ, कुछ करो। मैं ऐसे जिंदगी भर मेकअप करके नहीं रह सकती। आखिर कभी न कभी तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। बेटी, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अब तुझे इतना अच्छा ससुराल और पति मिला है, तो तुम्हें उन सबको खुश रखने के लिए, उनकी खुशी के लिए ये सब जिंदगी भर करना ही होगा। नहीं माँ, मैं जिंदगी भर एक झूठ के साथ नहीं जी सकती। माँ, अगर मेरे पति को मेरी सच्चाई पता चल गई ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर रोशनी की माँ घबरा जाती है और वो फौरन अपनी बेटी को अपने पास बुला लेती है। बेटी, तू चिंता मत कर, मैंने पता किया है। हिमालय के पास एक बाबा रहते हैं। उनके पास वर्षों पुराना जड़ी बूटी है। उस जड़ी बूटी को लगाने से कैसा भी निशान हो गायब हो जाता है। तुम्हारे चेहरे का भी कालापन और जला हुआ हिस्सा सही हो जाएगा। माँ, कहाँ है वो बाबा? मुझे उनके पास ले चलिए। मुझे उनसे दवाई लेनी है। उसके बाद रोशनी उस बाबा के पास जाती है और फिर सारी बातें बताती है। तुम चिंता मत करो बेटा, इस लेप को तुम 1 महीने तक इस्तेमाल करना। इससे तुम्हारे चेहरे का सारा दाग साफ हो जाएगा और तुम फिर से पहले की तरह सुंदर हो जाओगी। जाओ बेटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आप आज मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए हैं। रोशनी बाबा से वो जड़ी बूटी लेकर घर आती है। तभी वो देखती है कि राजवीर जी पहले से ही उनके घर में आकर बैठे हैं। रोशनी, तुम, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? राजवीर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी परी जैसी बीवी नहीं, बल्कि एक बदसूरत काली लड़की हूँ। मैंने हमेशा आपके साथ धोखा किया है, आपसे झूठ बोला है। मुझे माफ कर दो। रोशनी, ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? तुम तो बहुत सुंदर थी ना? उसके बाद रोशनी राजवीर को सब कुछ सच बताती है। सब सुनने के बाद, रोशनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने बचपन से सिर्फ तुमसे प्यार किया है। ये तो तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। मुझे तो दुख इस बात का है कि आज तक तुम इस दुख को अकेले झेलते आई हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा रंग रूप कैसा है, तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। थैंक यू राजवीर जी, लेकिन अब मैं फिर से आपकी परी जैसी बीबी बन सकती हूँ। उसके बाद रोशनी 1 महीने तक उस दवाई को लगाती है और अब फिर से रोशनी का चेहरा पहले की तरह ही गोरा और सुंदर हो जाता है। अब उसे मेकअप से अपना मुंह छुपाना नहीं पड़ता है और फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। जादुई सिलाई मशीन का ब्राइडल लहंगा।
कुछ समय पहले की बात है। गंगापुर गांव में वैशाली अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहा करती थी और उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था, लेकिन वो फिर भी अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश थी और वो अपना घर चलाने के लिए गांव में ही मजदूरी किया करती थी, जिससे वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके, क्योंकि वो अपने माता पिता से बहुत प्यार किया करती थी। लेकिन एक दिन वैशाली का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे परिवार में तय हो जाता है, जिसके बाद वैशाली के पिता अरविंद उसकी माँ से कहते हैं, देखो वैशाली की माँ, लड़के वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने हमसे कोई भी दहेज नहीं मांगा, लेकिन फिर भी हमें अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटी के लिए एक शादी का जोड़ा खरीद सके, तो फिर हम उसकी शादी कैसे करेंगे जी। तुम चिंता मत करो वैशाली की माँ, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं एक बार अपने बड़े भाई से मदद मांग कर देखूं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। वैसे भी उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। इतना कहकर अगले दिन ही अरविंद अपने बड़े भाई किशोर के घर जाता है और उससे कहता है, भैया 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है और आपको तो पता ही है ना कि हम लोग कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे मदद मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे से कर पाऊंगा। अरविंद की ये बात सुनकर किशोर की पत्नी दिव्या उसे कमरे में ले जाती है और गुस्से में उससे कहती है, खबरदार, जो आपने अपने भाई की मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरविंद मेरा छोटा भाई है और वैशाली मेरी बेटी जैसी है, तो अगर उसकी शादी में मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा। देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने मत कीजिए, बस मैं आपको जितना कह रही हूँ बस उतना ही कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस तरह दिव्या के कहने पर किशोर अरविंद के सामने बहाने बनाने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना भाई, लेकिन मैं तुझे इस समय पैसे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे कंपनी में मेरा पहले ही बहुत घाटा हो चुका है, इसलिए मैं तुझे पैसे तो नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, स्टोर रूम में हमारा कुछ पुराना सामान पड़ा है, तो उसे ले जा और उसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे तो उससे अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर लियो। हाँ, ले जाओ वो सारा सामान, वैसे भी वो कबाड़ हमारे किसी भी काम का नहीं है। इतना सुनकर अरविंद मजबूरी में ही वो पूरा सामान अपने घर ले आता है, जहाँ वैशाली उससे पूछती है, पिताजी आप ये इतना सारा पुराना सामान कहाँ से लेकर आए हैं? बेटी, ये सारा सामान मैं अपने भाई के घर से लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे पैसे तो नहीं दिए, लेकिन ये सामान दिया है। अब इसे बेचकर मैं तेरी शादी की थोड़ी बहुत तैयारी कर सकूंगा, इसलिए कल ही कबाड़ी वाले को बुलवाकर ये सारा सामान बेच दूंगा। उसी समय वैशाली की नजर कबाड़ के सामान में पड़ी एक पुरानी सी सिलाई मशीन के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वैशाली कहती है, अरे पिताजी, ये सिलाई मशीन तो बहुत पुरानी लग रही है, लेकिन ये फिर भी बहुत काम की है। हम इस सिलाई मशीन को नहीं बेचेंगे, मैं इसे अभी साफ करके चमका देती हूँ। लेकिन बेटी, तुम भला इस पुरानी सिलाई मशीन का क्या करोगी? तुम्हें तो सिलाई भी नहीं आती है। कोई बात नहीं पिताजी, मैं फिर भी इस सिलाई मशीन को अपने पास रखना चाहती हूँ। इतना कहकर वैशाली जैसे ही उस सिलाई मशीन को साफ करती है, वैसे ही वो सिलाई मशीन अचानक से चमक उठती है और उस सिलाई मशीन में से एक आवाज आती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली, जो तुमने मेरे ऊपर लगी गंदगी को साफ किया। ये सुनकर वैशाली और उसके माता पिता बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उस सिलाई मशीन में से फिर से एक आवाज आती है, घबराओ मत वैशाली, मैं एक जादुई सिलाई मशीन हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरी कदर नहीं जानी, लेकिन तुमने तो मुझे देखते ही अपने पास रखने का इरादा बना लिया, इसलिए मैं तुम्हारे इस स्वभाव से बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार इस समय बहुत ही ज्यादा तकलीफों से गुजर रहा है। इसलिए अब से तुम जब भी इस सिलाई मशीन को चलाओगी तो ये तुम्हें ढेर सारे सुंदर ब्राइडल लहंगे देगा, जिन्हें बेचकर तुम अपनी सारी तकलीफों को दूर कर सकती हो। जादुई मशीन की ये बात सुनकर वैशाली और उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जैसे ही वैशाली उस मशीन को चलाती है, वैसे ही उस मशीन में से ढेर सारे सुंदर सुंदर ब्राइडल लहंगे निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर वैशाली उन लहंगों को लेकर उन्हें बाजार में बेचने जाती है और देखते ही देखते वैशाली के सारे लहंगे बिक जाते हैं, जिससे वैशाली की बहुत अच्छी कमाई होती है। और इसी तरह हर रोज जादुई मशीन की मदद से वैशाली लहंगों को बाजार में बेचने लगती है और देखते ही देखते वैशाली अपनी
एक बड़ी सी लहंगों की दुकान खोल लेती है, जिसके बाद उसकी दुकान के अंदर सुंदर सुंदर ब्राइडल लहंगे देखकर लोग उसकी दुकान में अपने आप खिंचे चले आते हैं। और अब वैशाली के परिवार की सभी तकलीफें दूर हो जाती है, जिसके बाद उसके माता पिता बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी करते हैं। और शादी वाले दिन वैशाली उस जादुई मशीन का दिया हुआ ब्राइडल लहंगा पहनती है, जिसे पहनकर वैशाली और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और हर किसी की नजर बस वैशाली के ब्राइडल लहंगे पर ही होती है। और ऐसे ही कुछ ही देर में शादी हो जाती है और अब वैशाली खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। असम राज्य में माहिरा नाम की एक सुंदर और प्यारी लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें, लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। लेकिन बदकिस्मती से अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के गुजर जाने के बाद माहिरा के पिता ने सुनीता नाम की दूसरी औरत से शादी कर ली। सुनीता की पहले से ही एक बेटी थी, रूपा। जब तक माहिरा का पिता जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन माहिरा के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। माँ के गुजर जाने के बाद सुनीता और रूपा माहिरा पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करने लगी। ए लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी। अब से तू घर के बाहर गाय के तबेले में रहेगी, समझी? माँ, इसके कपड़े और ज्वेलरी कितने अच्छे हैं। माँ, मुझे इसके सारे कपड़े चाहिए। बेटी, अब से इस मनहूस का सब कुछ तुम्हारा ही है। तू अब इस घर की इकलौती बेटी है। ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। और सुन नौकरानी, अब से तुझे हम माँ बेटियों का सारा कहना मानना है और घर के सारे काम करने हैं, समझ गई? ठीक है माँ। इतना बोलकर माहिरा फटे पुराने कपड़े पहनकर गायों के तबेले में रहने चली जाती है। माहिरा की सौतेली माँ और बहन दिन ब दिन उस पर खूब अत्याचार करते, उससे घर का सारा काम करवाते और उसे पेट भर खाना भी नहीं देते। माहिरा बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लग गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, पूरे राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो गांव की सभी लड़कियां, ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में सभा का आयोजन किया गया है। विवाह योग्य जितनी भी लड़कियां हैं सभी को महल में आमंत्रित किया गया है। सभी लड़कियों को महल में आना अनिवार्य है। उसी दिन हमारे राज्य के राजकुमार सम्राट अशोक अपने लिए सुंदर और सुशील जीवन संगनी का चुनाव करेंगे। यह सूचना पाते ही उस राज्य के सभी लड़कियां खुशी से झूम उठे। वहीं रूपा ने जैसे ही ये खबर सुनी, वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाकर सभा वाली बात बताती है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने बेटी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस राज्य की राजकुमारी तो तुम ही बनोगी। देखना, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि राजकुमार तुम्हें देखता ही रह जाएगा। अब चलो, तुम्हारे लिए सुंदर लहंगे और सैंडल भी तो लाने हैं। हाँ माँ, चलो, फिर पार्लर भी तो जाना है। जल्दी चलो। माहिरा वहीं दूर खड़ी उदास मन से उसकी सारी बातें सुन रही थी। माहिरा का भी सभा में जाने का बहुत मन था, लेकिन अपनी माँ और बहन के डर से वह कुछ नहीं बोली। इधर रूपा सभा में जाने की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी। उसने अपने लिए 2.5 लाख का सब्यसाची का लहंगा बनवाया। वह हर रोज अपने उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खुद को निहारती रहती थी। सभा में तो मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी। राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। आखिरकार सभा वाला दिन आ ही गया। रूपा बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने सुबह उठते ही माहिरा, जल्दी आओ, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे सैंडल को अच्छे से पॉलिश कर दो।
मुझे आज सभा में जाना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रूपा सुबह से ही रात के सभा में जाने की तैयारी करने लगती है। रूपा अब सभा में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई थी। वाह, मेरी बेटी तो आज बिल्कुल परी की तरह लग रही है। भगवान बुरी नजर से मेरी रूपा बेटी को बचाए रखना। तभी माहिरा डरते डरते अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ सभा में जा सकती हूँ? उन्होंने तो गांव की सभी युवा लड़कियों को बुलाया है ना। ये सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। शक्ल देखी है अपनी, बरियाई सभा में जाने वाली राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, समझी? चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ हाँ चलो, कहीं देर ना हो जाए। और सुन नौकरानी, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? उस दुष्ट माँ और बेटी को सभा में चले जाने के बाद माहिरा घर में अकेले बैठकर खूब रोती है। आखिरकार मैं सभा में क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आज गांव के सभी लड़कियां कितनी खुशी खुशी सभा में गई है और एक मैं हूँ कि यहाँ घर में अकेली बैठी हूँ। आज मेरे माँ बाबा जिंदा होते तो आज मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। माहिरा अपने माँ बाबा के बारे में सोचकर रो रही थी कि तभी कमरे में अचानक एक प्रकाश हुआ और वहाँ एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। ये सब देख माहिरा बहुत डर गई। माहिरा बेटी, डरो मत, मैं एक परी हूँ। प्यारी माहिरा बेटी, चुप हो जाओ, उठो, मैं तुम्हें सभा में ले जाने आई हूँ। क्या? सच में? पर मैं कैसे उस सभा में जा सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी कपड़े नहीं हैं। तुम चिंता मत करो बेटी माहिरा, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और माहिरा को एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल देती है। माहिरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक प्यारा लहंगा पहन रखा था और एक खूबसूरत सी लाल सैंडल पहन रखी थी। अब तुम सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो बेटी माहिरा, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम 12 बजे तक ही इस रूप में रहोगी। 12 बजे के बाद तुम फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। अब तुम जाओ। माहिरा परी को धन्यवाद कर सभा में चली जाती है। माहिरा जैसे ही महल में प्रवेश करती है, सभी की नज़र माहिरा पर ही टिकी रहती है। माहिरा पूरे सभा में सबसे सुंदर और मासूम लग रही थी। माहिरा के इस बदले हुए रूप को उसकी सौतेली माँ और बहन भी माहिरा को पहचान नहीं पाई और हैरानी से सब माहिरा की तरफ देख ही रहे थे। माहिरा आज वाकई सबसे खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार की नज़र माहिरा पर गई। राजकुमार माहिरा के इस मोहिनी रूप को देखकर प्रफुल्लित हो गया। राजकुमार को माहिरा पहली बार में ही पसंद आ गई और वे माहिरा के पास जाकर उसे अपने साथ नृत्य करने के लिए आग्रह किया। माहिरा खुशी खुशी राजकुमार के साथ नृत्य करने के लिए हाँ कर देती है। डांस करते करते अचानक माहिरा की नज़र दीवार पर टंग रही घड़ी पर जाती है। हे भगवान, परी ने कहा था 12 बजते ही मैं फिर से वही फटे पुराने कपड़े में वापस आ जाऊंगी। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी माहिरा वहां से भागने लगती है। माहिरा को भागते देख राजकुमार आवाज देने लगते हैं। क्या हुआ सुंदरी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। लेकिन माहिरा राजकुमार की कोई बात नहीं सुनती है और घर की तरफ भागती है। तभी भागते हुए उसकी एक सैंडल वहीं महल में छूट जाती है, जो माहिरा के पीछे भागते वक्त राजकुमार को मिलता है। घर आकर माहिरा राजकुमार के ही ख्यालों में खोई रहती है। पता नहीं अब मैं दोबारा राजकुमार से मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो मुझे
कितनी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करती। उन्होंने अगर मुझे इस हालत में देख लिया होता तो मुझे कभी नहीं अपनाते। मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहाँ वो राजकुमार और कहाँ मैं एक मामूली सी नौकरानी। हमारा कोई मेल नहीं है। माहिरा रात की सारी बातें को भूलकर अपने कामों में लग जाती है। उसे बार बार राजकुमार का ही ख्याल आ रहा था। इधर राजकुमार अपने पूरे सैनिक को उस लाल सैंडल वाली लड़की को ढूंढने में लगा देता है कि आखिर पता करो कि ये लाल सैंडल किस लड़की का है। पता करते करते सैनिक सैंडल लेकर माहिरा के घर पर भी आते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी रूपा का ही है। मैंने ही उसे यह सैंडल दिलवाया था। लेकिन जब सैनिक ने उस सैंडल को रूपा को पहनने को दिया, उसके पैरों में बिल्कुल नहीं आता है। फिर भी रूपा बोलती है, हाँ, माँ ने आपसे बिल्कुल सही कहा था। यह लाल सैंडल मेरी ही है। मेरे पैरों में भी आ गया है। झूठ की भी हद होती है। ये सैंडल तुम्हारे पैरों से बड़ा है। इतना बोलकर वह सैनिक वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर गौशाला में काम कर रही माहिरा पर जाती है। तुम कौन हो लड़की? तुम इस लाल सैंडल को पहनकर दिखाओ। अरे सैनिक जी, इस गरीब नौकरानी को कहाँ ये सैंडल आएगी। बेचारी ने जिंदगी में आज तक सैंडल पहना तो दूर, देखा भी नहीं होगा। तुम चुप करो। इस राज के राजकुमार का हुक्म है, सभी लड़कियों को सैंडल पहनाकर चेक किया जाए। तो तुम हमें हमारा काम ना ही सिखाओ तो बेहतर होगा। माहिरा जैसे ही उस लाल सैंडल को पहनती है, वह सैंडल उसके पैरों में बराबर आ जाता है। क्या ये लाल सैंडल आपका है? जी, यह मेरा ही सैंडल है। फिर माहिरा को सैनिक राजकुमार के पास लेकर आता है। माहिरा को देखकर राजकुमार कहते हैं, तुम ही वो रात वाली प्यारी लड़की हो। तुम सभा से चली क्यों गई थी? तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तुम मिल गई हो तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे सभा में सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की लगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माहिरा शर्माते हुए हाँ कर देती है और फिर खुशी खुशी दोनों शादी करके रहने लगते हैं।